ओके, सो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि एक पावर फ्लो डायग्राम डिस्कस कर रहे थे सिंक्रोनस मोटर का। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट हमने दिया 3 फेज, और तो स्टेटर में जो कॉपर लॉस हुआ, तो पहले इनपुट दिया 3 फेज, इनपुट पावर आई, उसमें से स्टेटर का कॉपर लॉस माइनस किया, फिर रोटर में गई पावर, रोटर के बाद आपका ये विंडेज, फ्रिक्शन लॉसेस एंड सारे कोर लॉसेस जो है वो माइनस किया हमने, और फिर आपको सीधे आउटपुट पावर मिल जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा इसका फ्लो है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ए 400 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर हैज़ एन एक्साइटेशन EMF ऑफ 600 वोल्ट एंड सिंक्रोनस इम्पिडेंस पर फेज 0.3 प्लस J6 ओम। तो यहाँ पे सिंक्रोनस इम्पिडेंस लिखा है, इसका मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो भी आपका कंसिडर्ड है, नेग्लेक्टेड नहीं है। कैलकुलेट द नेट पावर आउटपुट, एफिशिएंसी, लाइन करंट, पावर फैक्टर व्हेन द मशीन इज डेवलपिंग मैक्सिमम मैकेनिकल पावर ग्रॉस, ठीक है। विंडेज, फ्रिक्शन एंड कोर लॉसेस में भी अज्यूम्ड एज इतना, विंडेज, फ्रिक्शन, कोर लॉसेस ये सब दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो मशीन जब मैक्सिमम पावर डेवलप कर रही है, क्रॉस पावर, तो आपका क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेट करनी है, नेट पावर, एफिशिएंसी, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, जेड हमको मालूम है, जो चीज़ मालूम है उसको हमने लिख लिया पहले, 0.3 J6, इसको पोलर फॉर्म में चेंज किया, ऐसा हो गया। मैक्सिमम पावर कब होगा, आपने हम पावर फ्लो वो पावर एंगल इक्वेशन कर रहे थे ना डिराइव जब, तो अगर हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं आर को, तो मैक्सिमम पावर कब होगा, एक टर्म आपका आता है कॉस डेल्टा माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस डेल्टा माइनस थीटा आया है, तो कॉस डेल्टा माइनस थीटा आपका अगर ज़ीरो हो जाएगा तभी कॉस 0 1 होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा। अब वहीं हम थीटा 90 ले लेते थे, डेल्टा माइनस 90 साइन डेल्टा, तो वो टर्म आता था EV/x साइन डेल्टा, मैक्सिमम पावर का, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा हो गया, जो कि हमको मालूम है 87.14, ये इसको हमने चेंज किया ना जेड को। थीटा क्या है, थीटा इम्पीडेंस एंगल है आपका बेसिकली, तो इम्पीडेंस एंगल के बराबर लोड एंगल हो जाएगा हमारा अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, हमको पता है, ठीक है। अब ये हमको मालूम है कि ई जो है वो लैग करेगा वी से, बिकॉज इट इज मोटर, ठीक है, डेल एंगल से, डेल्टा से। अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज हमको पता है 400 वोल्ट गिवन है, एक्साइटेशन 600 वोल्ट गिवन है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ था 400 वोल्ट, इसका मतलब ये सप्लाई वोल्टेज है, और एक्साइटेशन EMF 600 वोल्ट। चलो, ये भी गिवन है। अब सिंपल अपना लगा लेते हैं केवीएल वाला इक्वेशन की, सप्लाई जो दिया VT वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ मैं, VT इज इक्वल टू EF एक्साइटेशन प्लस IA इंटू जेड सिंक्रोनस इम्पीडेंस 0.3 प्लस 6J। V को 400 एंगल 0 लिख लिया, रेफरेंस लेके चल रहे हैं। अगर E को क्या लिखेंगे, E एंगल माइनस डेल्टा, E है 6 और डेल एंगल है 87.14, तो माइनस डेल लिख लिया, समझ गए। ये हमारा लैगिंग है वोल्टेज से ना, मोटर है, E माइनस डेल और प्लस IA इंटू ये आपका इम्पिडेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सब उधर ट्रांसफर किया, तो IA आपका कैलकुलेट करने पे इसको आ गया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका करंट आ गई, तो ये फेज करंट आई है आपकी, ठीक है, ये सारी फेज करंट आई है, और ये आपका साथ के साथ पावर फैक्टर एंगल भी आ गया। तो पावर फैक्टर निकाल, आई मतलब कि वोल्टेज से करंट जो है वो एक तो माइनस साइन के साथ आया, इसका मतलब कि करंट जो है वो लैगिंग है वोल्टेज से। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, यहाँ पे सीधे आपका आंसर आ जा रहा है, लेकिन ये समझनी है आपको कि एंगल माइनस आया है, इसका मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से लैगिंग है 28.8 डिग्री से। तो पावर फैक्टर तो पता चल गया हमारा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस 28.8, और IA फेज ये है, तो चूंकि डेल्टा कनेक्टेड था हमारा मशीन, तो लाइन जो होगा 203.3 एम्पियर, √3 टाइम्स ऑफ A। तो लाइन करंट जो होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है डेल्टा कनेक्टेड में। तो ये कर लिया, ये हमारा लाइन करंट आ गया, ठीक है, सिंपल। तो जब आई आ गया
cos फाई आ गया। दो चीज़ें ये क्वेश्चन में भी थी, लाइन करंट और पावर फैक्टर। उसका पावर निकालना में कोई दिक्कत नहीं है हमको, इनपुट पावर तो हम एटलीस्ट निकाल लें पहले। तो इनपुट पावर तो मालूम है आपको, √3 VL cos फाई, √3 सप्लाई वोल्टेज था 400 वो कर लिया। IL लाइन करंट आई अभी 203.3, पावर फैक्टर हमारा आया 0.88, ठीक है। तो 124 किलोवाट सिंपल पी इनपुट, ठीक है। फिर अब पी इनपुट आया, हम अभी फ्लो डिस्कस कर रहे थे कि पी इनपुट आया। अब पी इनपुट में से हमको क्या कर देना है, माइनस। पी इनपुट में से हमको माइनस करना है सबसे पहले तो स्टेटर का कॉपर लॉस। तो स्टेटर कॉपर लॉस क्या है, जो भी 3 फेज आपका पावर की बात करें तो पर फेज रेजिस्टेंस आपका ये है 0.3 और करंट आपकी ये है फेज करंट, ठीक है। फेज करंट आपकी आई थी 117, ये तो लाइन करंट है, फेज करंट आई थी 117.37, ठीक। तो ये आपका, अब चूंकि रेजिस्टेंस पर फेज है तो इस हमेशा फेज क्वांटिटी ही लेंगे साथ में। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी, ये नहीं कि यहाँ पे लाइन करंट डाल दिए तो वो मिसलीड, तो गलत हो सकता है आपका क्वेश्चन। फेज रेजिस्टेंस मालूम है, इम्पीडेंस मालूम है, तो फेज क्वांटिटी ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद 3 फेज, पर फेज ये वैल्यू लिखी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 फेज कॉपर लॉस टोटल मिल जाएगा हमको 12.39 किलोवाट। या फिर आप पर फेज में ही सारे पावर पर फेज में लेके चलिए, ऑप्शन है, तो ये भी आप पर फेज में लेके चलते तो डिवाइड बाई 3 करके रख देते इसको, तब यहाँ पे आपको 3 नहीं लगाना पड़ता, पर फेज कॉपर लॉस से कम चलता, ठीक है। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो ये हमारा कॉपर लॉस हो गया, ठीक है। और ये फ्रिक्शन और कोर लॉस ये आपको दिया हुआ है 2.4 किलोवाट, क्वेश्चन में गिवन है, लास्ट में लाइन में लिखा हुआ था ये कि विंडेज फ्रिक्शन एंड कोर लॉसेस मे बी अज्यूम टू बी 2.4 किलोवाट, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ है। तो बस अब इनपुट पावर में से मुझे ये एक तो कॉपर लॉस और एक ये फ्रिक्शन विंडेज लॉस, यही दो चीज़ माइनस करनी है तो सीधे हमको आउटपुट पावर मिल जाएगा। तो पावर आउटपुट जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, इनपुट में से कॉपर लॉस माइनस किया स्टेटर का और फ्रिक्शन विंडेज और कोर लॉसेस माइनस किया, तो सिंपल ये सब हमारे पास है, माइनस किया 109.21 किलोवाट आ गया, ठीक है। रोटर का कॉपर लॉस नहीं है, फिर से करके डिस्कस, क्योंकि रोटर कॉपर लॉस अलग से डीसी फीड है, वो डीसी सप्लाई दी हुई है, उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा पावर फ्लो इसका था, और यहाँ से हमारा सीधे पावर आ गया। और फिर उसका एफिशिएंसी तो आपको मालूम है कि पी आउटपुट बाई पी इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट हमारा पावर भी है 109, इनपुट पावर हमारी निकली थी यहाँ पे 124 किलोवाट, तो 88-89% कुछ आ जाएगा एफिशिएंसी आपका, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे तो अल्टरनेट वे होंगे, मतलब ये इक्वेशन यूज़ ना करके फेजर डायग्राम यूज़ करें, ठीक है। फेजर डायग्राम यूज़ करें तो फिर उसमें चीज़ें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, लेंथी हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये सेम क्वेश्चन बुक में देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इसमें क्या क्या कर दिया, फेजर डायग्राम बना दिया, उसके बाद उसमें जो कैलकुलेट करते हैं वो जो इक्विवेलेंट वेक्टर कैलकुलेशन होता है ना, कि वी और ई के बीच में कुछ एंगल है डेल्टा, तो फिर कैसे हम उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, तो उस तरह से फिर कैलकुलेशन आएगा। फिर उसके बाद फेजर डायग्राम की ज्योमेट्री से आपको ये क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एक स्टेप पावर फैक्टर एंगल कैलकुलेट करने में भी लगेगा, ठीक है। तो अलग अलग 2-3 स्टेप में आप पहुंचेंगे आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर एंगल तक। यहाँ क्या है, सिंगल एक इक्वेशन आप लगाए, ये जो हमारी केवीएल इक्वेशन है, तो इसमें ही आपका एक ही साथ दोनों काम हो गया, आर्मेचर करंट भी आ गई, लाइन करंट भी आ गई आपकी, और पावर फैक्टर एंगल साथ में ही आ गया। तो ये छोटी सी चीज़ समझने वाली है, बहुत बहुत सिंपल है। आप बिल्कुल बेसिक्स पे रहेंगे ना तो सारे क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएंगे। बहुत आप क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के, आपने क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा बुक में, कहीं इसमें कुछ और है, अगले में कोई और तरीके से कर दिया, अपना कॉन्सेप्ट बने रहा है यूनिक। तो जो बेसिक है बिल्कुल उसको पकड़ के चलेंगे न्यूमेरिकल में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। आपको पता है कि भाई कैसे कैसे लिखना है, वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो कैसे कैसे लिखना है। जब भी हम जनरेटर की बात करेंगे तो आपको क्या पता रहेगा कि जनरेटर में अगर मैं V को रेफरेंस लेता तो E के साथ माइनस डेल नहीं लगाता ना, क्योंकि जनरेटर में E पहले जनरेट होता है EMF और टर्मिनल में हमको वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब E हमेशा लीडिंग होगा V से,
जैसे ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे ई एंगल डेल। जनरेटर की बात करेंगे तो, मोटर की बात कर रहे हैं तो मोटर में ई हमारा लैगिंग होगा वी से, पावर फ्लो इस तरफ है, वी से ई की तरफ है पावर फ्लो, ठीक है, तो पावर फ्लो इस तरफ है, तो ये हमारा, इसलिए फिर हम ई एंगल माइनस डेल लिख रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें ये आपको ध्यान देना है। जनरेटर में आपका पावर फ्लो रहता है ई से वी की तरफ, तो ई एंगल डेल होता है, वी अगर जीरो ले रहे हैं तो, समझिए। और एक कब आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करना है, नेगलेक्ट करेंगे तो ये जे हो जाएगा, 90 आ जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। और एक स्टार डेल्टा आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी ये सारा कुछ स्टार कनेक्टेड होता अगर, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको ये लाइन वोल्टेजेस जो है बाई रूट थ्री करना पड़ता फेज क्वांटिटी के लिए, क्योंकि आपको इम्पिडेंस पर फेज दिया होता है। आप करंट निकालते हैं जब भी वो पर फेज निकालते हैं, क्योंकि इम्पिडेंस पर फेज होता है, तो हमेशा फेज क्वांटिटी के लिए सब फेज वैल्यू लेनी पड़ती। अब लेकिन चूंकि ये डेल्टा था, तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, तो हमने एज इट इज रखा। तो ये मत समझिएगा कि मैं लाइन वोल्टेज यूज कर रहा हूँ, मैं फेज वोल्टेज ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इम्पिडेंस जो है यहाँ पे वो मेरा फेज क्वांटिटी है। लेकिन चूंकि ये डेल्टा था, डेल्टा में लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, इसलिए तो यहाँ पे हमारा जो करंट आया वो फेज करंट आई। अब लेकिन करंट जो है वो लाइन करंट √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है, तो लाइन करंट निकालने के लिए हमने √3 यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो अगर स्टार होता तो यहाँ पे आप पहले से ही बाई रूट थ्री करते, और ये अगर डेल्टा दिया हुआ है क्या बोलते हैं, तो इसको भी बाई 3 करते, क्योंकि स्टार इज इक्वल टू डेल्टा, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड डेल्टा बाई 3 होता है। लेकिन फिर उसका जो करंट आती है आपकी वो सेम रहती है, क्योंकि स्टार में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होती है, तो यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना पड़ता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान देनी है। स्टार डेल्टा में कहाँ हमको चेंज करना है, वो कौन सी वैल्यू लेनी है, कहाँ नहीं लेनी, इसमें ही गलती होती है। कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था इसके पहले, बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें गलत हो जाता है, ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो सिंक्रोनस मशीन के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक जो है वो पकड़ के रखना है अपना। कई बार ऐसा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे मिक्स कि एक बार बस बार से आपको सप्लाई दी जा रही है मोटर को, तो भी सिंपल एक इक्वेशन बनेगी केवीएल की, और फिर बोलेगा कि कोई जनरेटर दे दिया, जनरेटर जो है वो मोटर को फेड कर रहा है, ठीक है, और जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज उतना ही है रेटेड जितना बस बार का था, तो वो आपको सिंपल एक इधर जनरेटर बनाना पड़ेगा, बीच में वही वोल्टेज टर्मिनल, और फिर यहाँ आपको मोटर का ई, तो इधर जनरेटर का ई, इधर मोटर का ई रहेगा, एक ही केवीएल, तो सॉल्व करना है। तो इसमें आपको बहुत दिक्कत नहीं है। तो एक दिमाग में सर्किट रहना चाहिए, कैसे पावर किधर की तरफ फ्लो हो रही है, वो सारा चीज़ें हो जाएंगी आपके आराम से, ठीक है। तो इसमें और भी न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, जनरेटर के कुछ एक दो। और अगर आपको वाइंडिंग फैक्टर वाला जो न्यूमेरिकल है उसमें भी दिक्कत आ रही है, तो हम वाइंडिंग फैक्टर के भी अलग अलग, पिच फैक्टर के लिए अलग अलग कैसे लैंग्वेजेस आते हैं क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे।